लेट्स से सक्सेस के इश्यूज हैं, राइट, कि सफलता नहीं मिल रही है, राइट, करते हैं ना, उसके लिए उपाय करते हैं, पंडित जी के पास भी जाते हैं, कुछ पूजा पाठ दान पुण्य वो भी करते हैं, बट एक अफर्मेशन भी एक तरीका है, उससे क्या कर सकते हो, आई एम सक्सेसफुल, राइट, क्या बोलना है अपने आप को, आई एम सक्सेसफुल। किसी को हेल्थ के इश्यू है तो उसको क्या बोलना है, आई एम हेल्दी। कोई सैड है तो उसको क्या बोलना है, आई एम हैप्पी। किसी की रिलेशनशिप्स खराब है तो उसको क्या बोलना है, आई हैव एक्सीलेंट लविंग रिलेशनशिप्स। बोल सकते हैं कि नहीं, चाहे नहीं भी है पर बोलने में कुछ कमी तो नहीं आ जाएगी आपके बैंक बैलेंस में, नहीं ना। सो जो प्रॉब्लम्स हैं, आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स, उसके ऑपोजिट अच्छे शब्द लो, और उसका यू नो द बेसिक उसका जो फंडा ये है कि वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। आई एम हैप्पी, सक्सेसफुल, हेल्दी एंड हैव लविंग रिलेशनशिप्स नाउ। अगर आप ये कहोगे ना, आई विल बी सक्सेसफुल, तो यूनिवर्स को क्या मैसेज किया कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ये कौन सी सेंचुरी में, कौन से जन्म में सक्सेसफुल हो जाओगे ये तो बताया नहीं, तो यूनिवर्स को क्या समझ में आया, वो लटक गया मामला। कब सक्सेस मिलेगी वी डोंट नो। आई एम सक्सेसफुल राइट नाउ। और क्या करना है, थैंक्स बोलना है, ग्रेटिट्यूड, राइट। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ग्रांटिंग मी यू नो सक्सेस, फॉर गिविंग मी हेल्थ। थैंक्स बोल दोगे ना, आपके काम जरूर हो जाए, पक्का हो जाए। अब ना आई जस्ट टेल यू अ स्मॉल स्टोरी। मेरा आई हैव अ सन, वो तो अभी 10th क्लास में है। जब ये छोटा सा था, हम वर्कशॉप्स वगैरह करते थे ना, तो मतलब उसने वर्कशॉप भी शायद उस टाइम अटेंड नहीं की थी, माइट बी मे बी 3-4 इयर्स और समथिंग। तो मैं कहीं बाहर गया था किसी कॉन्फ्रेंस में, जब मैं वापस आया वहीं, तो उसने बच्चों ने पहले ही ना कि मेरे लिए ये चीज लेके आना, यू नो सम टॉय और समथिंग, एंड पापा थैंक यू। अब मेरे पे इतना प्रेशर किया, मैं कुछ उसके लिए लेके जाना है, मतलब कुछ गिफ्ट बच्चे के लिए घर में एंटर करने से पहले होना चाहिए। और मेरे पास उस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल समय नहीं था कि मैं कहीं मार्केट जाऊं या कुछ खरीदूं या कुछ करूं, बिकॉज जाना आना कॉन्फ्रेंस इतना सा था। तो मैंने अपनी वाइफ को पहले ही बोला कि कुछ खरीद के रखो ताकि मैं घर में एंटर करूं, गाड़ी की डिक्की में रख के, और एंटर करने से पहले मैंने उसको वो गिफ्ट निकाल के दिया। और ये प्रेशर क्यों था, थैंक यू, थैंक यू। सो ये सिंपल थिंग्स कैन पुट अ प्रेशर। अब ये थैंक्स अगर आप गॉड को बोल दोगे तो क्या होगा, हो गया ना, परम पिता परमेश्वर जगन माता, अगर उसको थैंक यू बोल दिया तो आपके पेरेंट्स पे प्रेशर हो गया ना, यार इस बच्चे को तो यार देखना पड़ेगा। अब देखते हो ना अपने बच्चों को, यू टेक केयर ऑफ योर किड्स और नॉट, तो वी आर ऑल्सो किड्स फॉर जगन माता एंड परम पिता परमेश्वर। अगर उनको हम थैंक्स बोलेंगे तो दे आर श्योर टू लुक आफ्टर अस। एंड वी कैन क्वेश्चन दिस कि ठीक है, हमारी सारी प्रार्थनाएं तो पूरी होती नहीं है, बहुत कुछ ऐसा भी होता है। मेरे बच्चे भी ये डिबेट करते हैं हमारे साथ जब हम ये ऐसी यू नो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो क्योंकि कई चीज़ें यू नो जो प्रेयर्स आंसर नहीं होती हैं, या तो वी आर नॉट डीपली प्रेइंग इनफ, हमारी कन्विक्शन नहीं है उतनी, या वो हमारे फायदे में नहीं है। कुछ प्रेयर्स होती हैं हम ऐसे ही कर देते हैं, तो दे मे बी मटेरियलिस्टिक प्रेयर्स, या वो प्रेयर्स होती हैं जो अनरियलिस्टिक है, कोई लॉजिक नहीं है। अब प्रेयर करने बैठ जाऊं मैं बड़ी कन्विक्शंस की, मेरे को अभी 1 किलो सोना कहीं से यू नो टपक पड़े, कुछ ये हो जाए, वो दीज आर आउटरेजियस थिंग्स ना। सो ईश्वर वो देगा जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे लाइफ चार्ट के लिए जरूरी है, जो हमने अपना लाइफ का एक पाथ बना के हम आए हैं, उसमें जो चीज़ हेल्प करेगी वो चीज़ हमें मिलेगी, उसके लिए प्रे करना है।
राइट? और प्रे करना है बड़ी चीज़ों के लिए, प्रे फॉर पीस, प्रे फॉर गुड रिलेशनशिप्स। जब हम सक्सेस और ये करते हैं ना, हमें प्रे इन चीज़ों के लिए करनी चाहिए, नॉट फॉर सिंपल थिंग्स। इट्स लाइक ईश्वर हमें मर्सिडीज देने के लिए रेडी है और हम मारुति 800 मांग रहे हैं, वो काम नहीं करना है। रियलाइज करो क्या इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। सो आस्क फॉर दोज थिंग्स, देन आस्क लाइक, कैसे मांगोगे? कैसे मांगोगे? आस्क लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ सन एंड डॉटर, डोंट बेग। बोले अब कोई मेरे से कुछ मांग रहा है, लाइक अब बेगर मेरे से कुछ मांग रहा है, मेरी मर्जी है ना, मैं दूं कि ना दूं उसको, बट देयर इज अ डिफरेंस। मेरा बेटा मेरे से मांग रहा है, तो उसमें बहुत एक सो पिता तुल्य परमात्मा ने हमें अपने उस हिसाब से देना है। अगर हम बेगर की तरह मांगेंगे तो मर्जी है, कुछ मिल जाएगा कि नहीं छूटा। सो राइटफुली आस्क, अपने हक से लेना। सो अफर्मेशंस, एवरीबॉडी इज क्लियर? आई एम हेल्दी, सक्सेसफुल नाउ, थैंक यू गॉड फॉर दैट, राइट? ओके, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ अ लॉट। सो हमारे शरीर में एक एंडोक्राइन सिस्टम है, ग्लैंड्स है ना, जो जैसे हार्मोन्स बनते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड का पता है ना सबको, वीक हो जाता है, टैबलेट खाते हैं रोज। तो इसी तरह से कई ग्लैंड्स शरीर में काम कर रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पिनियल ग्लैंड जिसको सीट ऑफ सोल भी मानते हैं, और इम्यून सिस्टम है, राइट? सो इम्यून सिस्टम जो हमें बाकी इन्फेक्शन से और कैंसर से भी बचाता है, राइट? इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बीमारियां नहीं लगती, राइट? सो इन सब का एक पूरा एक एक्सिस है जो हमारा बॉडी में, जब माइंड और ये कैसे काम करता है फिजिकल बॉडी, थ्रू द एंडोक्राइन सिस्टम एंड थ्रू द इम्यून सिस्टम। जहाँ कहीं हम इमोशनली गड़बड़ होते हैं, सो इमोशनल फैक्टर्स, मेंटल फैक्टर्स, ये सारा हमें इन्हीं चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं। अब जैसे कोई स्ट्रेस है, वी आर होपलेस, डिप्रेस हैं, बहुत सैड हैं, तो हमारा एक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम, और ब्रेन में हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन है, पिट्यूटरी ऑर्गन है, इम्यून सिस्टम है, ये सारे खराब हार्मोन्स बनेंगे, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी और बीमारियां बढ़ेंगी। ये सारा इंटरलिंक है। अब इन वर्ड्स को नहीं अपने जाना है, हाइपोथैलेमस क्या है नहीं, इतना समझो। इमोशंस का और हमारी मेंटल स्टेट का, हमारा अगर हम डिप्रेस हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और लगातार कई कई साल हम इस स्टेज में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं हमेशा, ऑलवेज एंग्री, ऑलवेज डिप्रेस्ड, ऑलवेज ऐसी फीलिंग्स अंदर, होपलेसनेस की फीलिंग रखी बैठी है, तो क्या उसी तरह के हार्मोन्स बनेंगे और इम्यूनिटी डाउन जाएगी और बीमारियां लगेंगी, राइट? और उसके ऑपोजिट हम क्या कर सकते हैं? We can work with love, gratitude, hope, positivity, calmness, peace, clarity, integrity. तो ब्रेन और ये एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह के हार्मोन्स बनाएगा? सो अच्छे वाले हार्मोन्स बनाएगा, और इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा और हेल्थ स्ट्रांग होगी। सो यू विल बी एबल टू टेक बेटर केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। सो उसके लिए अभी रिलेशनशिप्स पे बहुत जरूरी है। मतलब अब ये समझ लो कि 80-90% तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यहाँ पे है, फैमिली में ही है। जो फैमिली है दैट इज द ग्रेटेस्ट स्कूल। आप जो दूसरा स्कूल कॉलेज किए हैं ना, उसमें आपने इतना ही सीखा कि आपको परिवार को कैसे चलाना है, धन अर्जित कैसे करना है परिवार को चलाने के लिए, प्रोफेशनल जो है सारा हमने अपना फोकस जो है लाइफ का मैक्सिमम समय हमने स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशन, ऑफिस उसमें लगाया है टू अर्न मनी टू रन अवर फैमिली। बट सबसे ज्यादा टीचिंग कहाँ है? ये, और ये किसी ने सिखाया, और ये सीख कहाँ मिलती है हमें? रामायण महाभारत में। So that is the greatest school, जहाँ पे पता लगता है भाई को भाई के साथ कैसे डील करना है, पुत्र को पिता के साथ कैसे डील करना है, दुश्मन के साथ कैसे डील करना है। वो भी भगवान राम ने रावण के साथ कैसे डील किया, आपको उसमें वो भी सिखा दिया। और
प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को कैसे हैंडल करना है वो महाभारत में आपको बताया, राइट? इट वाज अ प्रॉपर्टी मैटर, दे देते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी भाई भाई को, क्या दिक्कत है उसमें, सब मारेंगे ना अल्टीमेटली। सो द होल टीचिंग इन हमारे ग्रंथों में ही सारी टीचिंग है जिसको कि हमने छोड़ दिया, राइट? सो वी हैव टू गो बैक टू दिस। रिलेशनशिप्स ठीक होंगी और ठीक करनी चाहिए, ठीक करना है, तो उसी में हमारा हेल्थ भी इससे लिंक होगी कि नहीं होगी? अगर परिवार में प्रॉब्लम्स हैं और आप सुखी नहीं हो, डिप्रेस हो, लगातार गुस्से में हो, क्या हो जाएगा? बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। ब्रेन का भी अटैक आ सकता है, हार्ट का भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। सो लॉट ऑफ हम क्या कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूसली अगर उसी इन्वायरमेंट में लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ, तो अल्टीमेटली शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। शुरुआत हुई रिलेशनशिप प्रॉब्लम में, एंड कहाँ हुआ? बीमार पड़े, अटैक आ गया, ये नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, स्ट्रोक हो गया, कुछ ना कुछ इसी से निकलता है। सो रिलेशनशिप्स को ठीक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। प्रॉब्लम क्या है कि हम एक तो संकोच करते हैं, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल जा रहा है, अगर किसी को इमोशनल प्रॉब्लम है तो उसके लिए हेल्प नहीं है, या हेल्प हम मांगते नहीं है, या हेल्प कोई दे रहा है तो उसको लेते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और शर्म भी आती है हेल्प लेने में। तो इमोशनल प्रॉब्लम्स को डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए तो आजकल अब बहुत पहले इतने साइकियाट्रिस्ट, इतने साइकोलॉजिस्ट थोड़ी होते थे, अब ये प्रोफेशन कितना बढ़ रहा है, बिकॉज अब थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को डील करना है। अब बच्चों में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, नई नई तरह की बीमारियां हैं, मोबाइल की ही एक प्रॉब्लम है, टीवी की एक प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप्स की, उनकी अपने फ्रेंड्स की प्रॉब्लम है, स्कूल में बुली कोई कर रहा है वो भी एक प्रॉब्लम है, बच्चे बताते नहीं है घर पे, कोई दूसरे बच्चे परेशान कर रहे हैं, और यंग लड़के लड़कियों में आपस में डेटिंग कर रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं। तो ये एक नई तरह की प्रॉब्लम, नई तरह की समस्याएं पैदा हो, तो उसको एज पेरेंट्स रिकॉग्नाइज करना, बच्चों को डील करना, उसको समझाना, और उनके उसको कैसे ये करना, ये भी एक पूरा एक काम है। तो वी नीड हेल्प ऑफ पीपल, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, जो हमें ये, और देयर रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स, उनकी मदद लेनी चाहिए इसमें। ओके, चक्र सिस्टम का तो हमें पता है सबको। All of us know, raise your hands. Do we have this chakras here? So हमारे शरीर में फिजिकल बॉडी के पीछे एक एस्ट्रल बॉडी है, राइट? सूक्ष्म शरीर। मेडिकल साइंस नहीं पढ़ाती है, बिकॉज जब हम बॉडी की डिसेक्शन करते हैं डिसेक्शन हॉल में, ये चीजें दिखती नहीं है वहां। ये these are subtle things which are beyond physical body. So एक चक्रा सिस्टम है, तो और इस चक्रा सिस्टम के थ्रू ही सारे शरीर में एनर्जी फ्लो हो रहा है, राइट? सो ये कुछ वर्कशॉप्स हैं हमारे पेशेंट्स के बस जो हम करते रहते हैं। तो ये चक्रा सिस्टम को, अभी हमने मेडिटेशन की बात की कि सिर्फ 10% लोग हैं जो रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं। अब वो जो रेगुलर मेडिटेशन भी कर रहे हैं उसके भी लेवल हैं कि आप कितनी कर रहे हो। एक होता है कि हम प्रेयर को ही मेडिटेशन मान लें, राइट? अब क्या फर्क है प्रेयर और मेडिटेशन में? एक बेसिक सा, प्रेयर इज बेसिकली आप गॉड को कर रहे हो, मेडिटेशन इज आप अपने ब्रीथ को वॉच करके अपनी बॉडी के अंदर जो चीज चल रही है आप उसको वॉच कर रहे हो। वेरी नाइस। सो दैट इज प्राणायाम। व्हाट यू आर सेइंग इज आनापानसति प्राणायाम या सोहम टेक्निक की हम ब्रेथ वॉचिंग कर रहे हैं। सो ब्रेथ वॉचिंग से क्या होता है? सो ये हमारी संस्कृति में, हमारे जो पतंजलि योग सूत्र में ये डिफाइंड है, ब्रेथ वॉचिंग। ब्रेथ वॉचिंग से आप इंटीरियराइज करते हो, आपका बाहर की चीजों से ध्यान हटके अपने अंतर मन में लगता है, राइट? पतंजलि योग सूत्र कौन बताएगा? 8, राइट?
एंड वी डू इट। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं आई एम नॉट टॉकिंग, जो मैंने यहाँ बहुत सी बातें बोली हैं, सम ऑफ दीज आर बुकिश, जो मैंने पढ़ा है, और इसमें बहुत कुछ है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैं खुद करता हूँ, इसलिए मैं कन्विक्शन से बोल पा रहा हूँ। अदरवाइज कोई बुकिश बात को बोलने में और एक्सपीरियंस से बोलने में फर्क होता है, आपको समझ आएगा जब आप मेरी बात सुन रहे हो। सो आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई एम फॉलोइंग ए पाथ, एक रास्ता मैंने चुना है और मैं उस पर चल पा रहा हूँ, चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो वो कोशिश ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कोशिश क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ? अभी फिर अमिंदर जी की बात करेंगे, अभी न्यूट्रिशन की पहले ये कर लें। अच्छा, कोशिश की मैं कहानी सुनाता हूँ आपको बड़ी, मैं आपका ज्यादा समय तो नहीं ले रहा, नहीं खाना तो नहीं, भूख तो नहीं लग रही, ओके। अच्छा, एक ना सेठ जी थे, उन्होंने कुछ रिपेयर का काम करना था, राइट? तो रिपेयर का काम करने के लिए उन्होंने मिस्त्री मजदूर उनको बुला के बिठा लिया सुबह सुबह घर पे कि आ जा लो। अब मिस्त्री ने उसको लिस्ट दे दी सेठ जी को कि मेरे को ये इतना सीमेंट चाहिए, इतना ईंटें चाहिए, इतना ये सब चाहिए, अब मेरे को ला के दो। अब सेठ जी हो गए बिजी, उनको कुछ और काम आ गया इंपॉर्टेंट बिजनेस का, एक मीटिंग, 2 मीटिंग, 3, वो कही जा रहा है मिस्त्री को मेरा सामान भी मंगवा दो, मैं बैठा हूँ। अब शाम पड़ गई, 5 बज गए, मिस्त्री की हो गया दिहाड़ी का टाइम पूरा। अब वो कहता है मेरी दिहाड़ी दो, मैं तो चला। ठीक, अब बताओ सेठ जी को दिहाड़ी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? बताओ। कोई कहता है जो नहीं देनी चाहिए, कम देनी चाहिए, आधी देनी चाहिए, पूरी देनी चाहिए? पूरी देनी चाहिए, उसका तो कसूर नहीं, उसका तो कोई कसूर नहीं है, ठीक है। सो अब अपनी दिहाड़ी तो लगाओ प्लीज मेडिटेशन की। तो सेठ जी देंगे, कुछ तो देना पड़ेगा ना, कुछ तो देना पड़ेगा। आपका ध्यान लगा नहीं लगा कोई बात नहीं, आप बैठे तो सही, मतलब परमात्मा जी कुछ तो दे देंगे दिहाड़ी में, पर दिहाड़ी लगाओगे तभी देंगे, दिहाड़ी में जाओगे नहीं तो कैसे देंगे? ये कंसेप्ट समझ में आ गया? इट इज सो सिंपल। या बैठ जाओ सुबह शाम, कुछ तो होगा, कुछ तो हिलेगा। सो यू मस्ट स्पेंड टाइम, सुबह शाम का आधा पौना घंटा जरूर निकालो, अरे धूप अगरबत्ती लगाओ, कुछ हनुमान चालीसा पढ़ लो, कुछ करो, कुछ होना शुरू होएगा, आपको फिर आइडियाज आएंगे बैठोगे तो। एंड यू हैव टू स्पेंड टाइम, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। 6 से 8 घंटे नींद के निकल गए, 8 से 10 घंटे प्रोफेशन ले जाता है ऑन एन एवरेज। अगर कोई 3-4 घंटे प्रोफेशन में लग रहा है वो बहुत लकी इंसान है आज की डेट में। हमारा तो 8 से 10-12 घंटे तो हम प्रोफेशन को दे रहे हैं एज डॉक्टर्स, हमारा तो कोई समय ही नहीं है। और बिलीव मी, अगर मैं एक बहुत बिजी डॉक्टर होते हुए अगर मैं समय निकाल सकता हूँ ना, तो कोई भी निकाल सकता। अगर कोई कह रहा है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन के लिए, तो वो झूठ बोल रहा है, वो करना नहीं चाहता, वो एफर्ट नहीं कर रहा है, या उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है करना चाहिए। सिंपली ये बहाने हैं और कुछ नहीं है, these are just empty बहाना। सो ये आपकी जिम्मेवारी है ये करना। ओके जी, सो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करना बहुत जरूरी है, नहीं तो महेंद्र जी मेरे को मारेंगे। नहीं यार, मैंने मुझे स्पेशली बुलाया और तुमने ये बात नहीं की। सो ये एक बहुत जिम्मेवारी है, ये हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है। हमारा कुछ % जो बीमारी है इंक्लूडिंग कैंसर, ये इसलिए है बिकॉज हमारा सारा हवा, पानी, मिट्टी, खाना सब कुछ पॉइजनस हो चुका, दूषित भी नहीं, मतलब हालत ही खराब है। हम क्या खा रहे हैं देखने में तो चमक रहा है पॉलिश करके और वैक्स लगा के, बट उसके अंदर क्या है वो नजर थोड़ी आ रहा है आपको आंखों से। उसमें जो जो केमिकल्स जा चुके हैं वो हमें नजर नहीं आते हैं, बट वो एक सटली हमारे शरीर को खराब कर रहे हैं, लगातार खराब। और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने खाने को शुद्ध करें
ऑर्गेनिक मांगो, ऑर्गेनिक उगाओ, अपना एफर्ट करो। सो खेती विरासत मिशन की हेल्प से और उनकी इंस्पिरेशन से लगभग 7 साल पहले हमने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्रुप अपना शुरू किया। सो मोहाली के पास हमने 4 एकड़ लैंड ली हुई है लीज पे, और लगभग 50 मेंबर फैमिलीज हैं हमारी चंडीगढ़ मोहाली में। तो हमारे पास कुछ फार्म वर्कर्स हैं और कुछ हमारे मेंबर सुपरवाइज करते हैं। हम ऑर्गेनिकली उगा रहे हैं सब कुछ, मतलब जो सीजनल सब्जियां होती हैं और बहुत से फलों के पेड़ लगा लिए हैं, तो ऑर्गेनिकली जो उगता है वो हम अपनी मेंबर फैमिलीज में सप्लाई करते हैं। सो दिस इज अ कम्युनिटी एफर्ट। उसको हमने सेल्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग कम्युनिटी नाम दिया है। तो आपको चाहिए अपने अपने एरियाज में इस तरह का कुछ शुरू करो। जिनके पास भी लैंड है उसको इस काम के लिए लगाओ, बिल्कुल केमिकल फ्री। एटलीस्ट कुछ परसेंटेज ऑफ आपका किचन का जो है वो ऑर्गेनिक हो जाए। और बाजार में भी बहुत ऑर्गेनिक आजकल मिल रहा है। एंड सो रूटीन चीज़ों से हटके जो मिल रहा है, आप ऑर्गेनिक की तरफ जाओ, उससे भी आपके स्वास्थ्य को बहुत फायदा हो। सचिन जी, आप अपने ग्रुप के बारे में बताओ, आप क्या करते हो? थोड़ा हो सकता है बीएमए के लोग भी आपको देखो किसी को लीड लेनी पड़ेगी। पहले तो अपने लोग कुछ इकट्ठे हो ना, लाइक आपकी तो एसोसिएशन है, तो जो लोग एसोसिएशन में है वो लोग कुछ लैंड लेके क्यों नहीं कर सकते? तो हम क्या कर रहे हैं, अभी जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कोई 12-14 हज़ार रुपये पर ईयर का सोचा था। बट ये फार्मिंग ना कोई आसान काम तो है नहीं है, इसमें बहुत इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर। बट अपनी हेल्थ के लिए हम जब हॉस्पिटल के लाखों के बिल देते हैं ना, फिर समझ में आती है कि अगर हम पहले ही उसको खाने को शुद्ध कर लें तो बीमार पड़े क्यों। तो इट इज वर्थ इट। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा उधर मोहाली में जो खर्चा आता है, बिकॉज हमने लीज भी देनी है और डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें बहुत एक्सपेंसिव है, हम कोई 38,000 पर ईयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ये रफली हो गया कोई 3,500 पर मंथ, राइट। उसमें हम 1 से वीक जो सब्जियां उगती हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेंबर्स को, राइट। और ये सारी सीजनल और उसमें अच्छी खासी होती है। सारे ये पत्तेदार सब्जियां भी हैं, जो सीजनल, भिंडी, तोरी, घिया, एवरीथिंग इज देयर, टमाटर, आलू। और उससे बहुत वो हमारा जो मेजर पार्ट हमारा जो किचन का जो सब्जियों का है वो इसमें कवर हो जाता है। और कुछ जो बाकी जो दालें, अन्न वगैरह है, वो भी हम अपने सोर्सेज और खेती विरासत मिशन की हेल्प से, या जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं या जहाँ से भी प्रोक्योर करते हैं, वो भी हम कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक लें। तो किसी को ये लीड लेनी पड़ेगी अपनी एसोसिएशन में। कोई 3-4 एकड़ लैंड लेके 40-50 फैमिलीज अगर इकट्ठी हो जाए तो मुश्किल नहीं, और थोड़ा थोड़ा कुछ समय वहाँ स्पेंड करना शुरू करो। और ऑर्गेनाइजेशन है खेती विरासत मिशन, तो पास में है, जैतों में है, इनका हेडक्वार्टर जैतों में, आपके तो इतना नजदीक है। हम तो वहाँ बुलाते हैं इनको इतनी दूर, यहाँ तो आधे घंटे की दूरी पे है। तो आपको तो बहुत हेल्प है उनकी, वो गाइडेंस सारी वो देंगे। आप कुछ इस तरह के ग्रुप शुरू करो, यहाँ पे बहुत जरूरत है इसीलिए। और आपने तो कैंसर ट्रेन का तो सुना ही हुआ है, इतनी फेमस वो चीज़ है। तो अपनी हेल्थ की जिम्मेवारी खुद से लें, इस तरह का कुछ शुरू करें, लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ें, उसमें कल्चर बनेगी हेल्थ की। जब ये काम जब शुरू करते हो ना, तो वो आइडियाज भी आती हैं, आप इंटरेक्ट करते हो लोगों से, आपको नई नई चीजें पता लगी। उससे आपका एक एनवायरनमेंट जो है परिवार का, वो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेगा, राइट, शुद्धता की तरफ जाएगा। तो हेल्थ तो ऑटोमेटिकली ठीक होगी अगर ये सब करोगे, isn't it? तो उमिंदर जी को जानते हैं सब यहाँ पे? उमिंदर जी एक बार खड़े हो जाओ आप डेट फिक्स करो। मैंने कैसे किया था, आई टेल यू। मैंने इनकी एक किचन गार्डनिंग वर्कशॉप अटेंड की थी, और ये था कोई सितंबर 2018 की बात है ना। लुधियाना गया मैं, स्पेशली गया एक दिन संडे को सुबह की, चलते हैं, उमिंदर जी ने बोला इसके बारे में, देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने अपने हॉस्पिटल में इनके वर्कशॉप रखवा दी महीने बाद, नेक्स्ट हॉस्पिटल में। उसके बाद मैंने अनाउंसमेंट की, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जिन ग्रुप्स के साथ मैं जुड़ा हुआ था, और जो लोग, मतलब जिन अपनी सोसाइटीज में मैं था, मैंने एक अनाउंसमेंट की भी प्रेस क्लब में। 30 अक्टूबर था या समथिंग, है ना, ऐसे कोई दिन था कि हमने एक मीटिंग करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्रुप शुरू कर रहे हैं।
और लोगों को इतना इंटरेस्ट हो ना, लोग ना ढूंढ रहे थे कि कोई कुछ करे और हम जुड़ जाए। और बिलीव मी, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, हमने 12,000 रुपये फिक्स कर दिए। वो तो खैर 12,000 अमाउंट बड़ा छोटा था, उसमें हमारा सरा तो नहीं, बट हमने शुरुआत तो की। और कोई 15-20 लोगों ने तो पेमेंट कर दी उसी दिन कि हम आप करो शुरू, नहीं तो इतनी जल्दी जल्दी लोग पैसे निकाल के देते नहीं है। और हमें बहुत मुश्किलें आई, बहुत कुछ हुआ, हमें बीच में ये दिया छोड़ो यार किस झंझट में पड़ गया, ये फार्मिंग कोई आसान काम नहीं है। पानी की समस्या, और कभी बारिश ज़्यादा हो रही है, कभी ये या बारिश नहीं हो रही है, आसपास के वो ट्यूबवेल वालों ने पानी देना बंद कर दिया जब ये चावल लगाते हैं, मतलब फिर हमने ट्यूबवेल अपना लगवाया और बहुत कुछ किया, ट्रैक्टर खरीदा, बहुत से ये सारे फार्मिंग इक्विपमेंट्स और बहुत कुछ किया है उसमें। और ये बड़ा मुश्किल काम है, बट ये कहीं से जिम्मेवारी लेके शुरू करना पड़ेगा, खुद की सेहत के लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए, एक ऑर्गेनिक कल्चर बनाने के लिए, पंजाब की मिट्टी के लिए, अपनी धरती माता के लिए। प्लीज जिम्मेवारी लो और ये काम शुरू करो अपने अपने एरियाज में, और बाकी लोगों को भी इंस्पायर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक कोई छोटा काम मत समझो। जो पिछले 60-70 साल में जहर डाला है, कुछ तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना उसको खत्म करने की। ये फॉरगिवनेस होगी। अब जब तक ये नहीं होगा तो वो प्यार कर कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि हम तो लेके बैठे हैं, मैं तो तेरे को कभी माफ नहीं करूंगा, तूने मेरे साथ ऐसा किया। और ये जो फीलिंग है ये भी बीमारियां पैदा करती है। सो बाय नॉट फॉरगिविंग हम अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं। सो फॉरगिवनेस, प्लीज डेवलप फॉरगिवनेस। रिमेंबर पीपल, जिन लोगों ने कुछ बुरा किया है आपके साथ। और ये काम पता कब होएगा? जब आप अपने मंदिर में ना मेडिटेशन में बैठोगे, तब याद आएंगे ये लोग कि उसने ये किया था, होगा ना, तभी इंट्रोस्पेक्शन होएगी मेडिटेशन के टाइम। तो एक बात मैं कहना भूल गया था, प्रेयर इज व्हेन यू आर टेलिंग गॉड समथिंग, एंड मेडिटेशन इज व्हेन यू आर लिसनिंग टू हिम। बहुत बड़ी बात। प्रेयर में तो हम अपनी बात बोले जा रहे हैं, भाई सुन तो लो। वो कब सुनोगे? जब शांत होगे। शांत कैसे होगे? जब वो ब्रेथ वॉचिंग करोगे, थोड़ा भजन करोगे, चैंटिंग करोगे, पाठ करोगे, जाप करोगे, उससे वो थोड़ा रिलैक्सेशन आएगी, तब थोड़ी बात कुछ कनेक्शन